अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में अमल तनफ़ुज़ इस चैप्टर को हमने शुरू किया था और उसमें अमल तनफ़ुज़ किसे कहते हैं, उसका कीमियाई तामुल किस तरह का होता है, इंसानी तनफ़ुज़ी निज़ाम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके मुख्तलिफ़ पार्ट, मुख्तलिफ़ हिस्से। उसके बाद हम मैकेनिज़्म ये हिस्सा देख रहे थे, ये पार्ट देख रहे थे कि अमल तनफ़ुज़ कैसे होता है, और उसके 4 हिस्से हमने लिखे थे कि इसके 4 पार्ट से या 4 तरह के अमल इसमें होते हैं। एक को ब्रीथिंग कहा था, सांस लेना, ये हमने पूरा पढ़ा। उसके बाद में दूसरा बी नंबर, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा गया था। इसमें लंग्स में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद ये 2 उसमें के इम्पोर्टेंट अमल बाकी थे, एक इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहले हम इस इंटरनल रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में देखा कि लंग्स में यानी फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह से हीमोग्लोबिन से रिएक्ट होते हैं और कैसे उन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाया जाता है, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे खारिज किया जाता है, ऑक्सीजन को कैसे हासिल किया जाता है, जज्ब किया जाता है। लेकिन जब ये फेफड़ों के अंदर खून की नालियाँ इस ऑक्सीजन को हासिल करेंगी, अपने हार्ट तक उसको लेकर आएगी, ये हार्ट तक लाने के बाद इसको अपने पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक, खलियात तक लेकर जाएगी, और वहाँ ले जाने के बाद उसका इस अमल में यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में यानी खलवी अमल तनफ़ुज़ में इस्तेमाल होगा। वो किस तरह से होगा इसमें अपन देखेंगे। तो जब ये ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है तो वो किस तरह से होता है, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, ये इस इंटरनल रेस्पिरेशन में हमको पढ़ना है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या O2। दूसरा, जब ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, ये खलिए में ऑक्सीडेशन यानी तकसीदी अमल में इसका इस्तेमाल हो जाएगा, और ग्लूकोज के टूटने के बाद वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर और किस तरह से वो हीमोग्लोबिन के साथ या खून के साथ रिएक्ट होता है और किस तरह से वापस उसको लाया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये 2 चीज़ें जो है इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार, सबसे अहम किरदार जो है वो है खून का, जो इन दोनों चीज़ों को लेकर जाता है और वापस लाता है, प्लस बाकी पूरा सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और तनफ़ुज़ी निज़ाम, ये दोनों मिलकर इसे जो है तो इस अमल को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन का मुंतकिल होना, इसका ट्रांसफ़र होना, ये कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन जो है तो ये ट्रांसफ़र किया जाता है। याद रखिए, जो ऑक्सीजन अपने बॉडी में जो ट्रांसफ़र होता है, मतलब जब लंग्स में आ जाएगा, लंग्स से अपने मुख्तलिफ हिस्सों तक, मुख्तलिफ खलियात तक, तो यहाँ आपको याद रखना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ इसका 3% हिस्सा जो ट्रांसफ़र किया जाता है, वो 3% हिस्सा ये प्लाज्मा के ज़रिए, यानी प्लाज्मा से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये प्लाज्मा से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन ये 3% होगा, याद रखिए। और ये जो है ये ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाएगा, हलपजीर हो जाएगा, और ये हलपजीर शक्ल में इस ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा, और इसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 3% है। ओके, बचा हुआ जो 97% है ये RBCs के ज़रिए
यानी 97% ऑक्सीजन को आरबीसीज के जरिए अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। यानी उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसीज के जरिए 97% होगा और प्लाज्मा के जरिए 3% होगा। यानी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसीज के जरिए जो 97% आरबीसीज इसको लेकर जा रहे हैं तो कैसे हो रहा है, क्यों, क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको पता है कि इस आरबीसीज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है इसको बहुत ज़्यादा एफिनिटी यानी इसको रग़बत इस ऑक्सीजन से होती है, बहुत जल्द ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसको ये ऑक्सीजन से रग़बत होने की वजह से, इसको एफिनिटी होने की वजह से ये फ़ौरन जब इसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आ जाएगा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाएगा और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील होने के बाद इसे ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाएगा। ये कैसे होता है हमको देखना है। सबसे पहली चीज़, ये जो हीमोग्लोबिन है इस हीमोग्लोबिन में Fe4 पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये होने की वजह से ये फ़ौरन इस ऑक्सीजन के साथ, यानी ये जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन 4O2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये हीमोग्लोबिन Hb4O2 में तकसीम हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और ये Hb यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से तक जाएगा और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाने के बाद इसे जो है तो इस सेलुलर रेस्पिरेशन में यानी कल्वी अमल तनफ़ुज़ में इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज उसके ऊपर उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो दबाव होता है उसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको शॉर्ट में PpO2 एंड PpCO2 ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हर जगह ये वर्ड आता रहेगा, बार बार ये पार्शियल प्रेशर लिखने की ज़रूरत नहीं है, PpO2 PpCO2। अब याद रखिए हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होता है हीमोग्लोबिन के साथ और जिसमें कि मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है, जिसके ज़रिए सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और उस पर ही जिस्म के पूरे अमल का दारोमदार होगा। क्योंकि ये खलवी या खलिए के अंदर या खलिया अमल तनफ़ुज़ जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, तवानाई तैयार होगी एटीपी की शक्ल में और उस तवानाई के ऊपर फिर जिस्म में होने वाले तमाम अफ़ाल, तमाम अमल जो है तो वो होते रहेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ये रिएक्शन याद रखिए। ये पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, PpO2 और PpCO2। इसको ये वर्ड बार आते रहेंगे बार बार, यहाँ इसको याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 100% PpO2 यानी 100% इसका जो प्रेशर है ये नहीं होगा। कितना होगा? 95 to 97%। याद रखिए 95 to 97 मतलब नियर अबाउट 100 है, यानी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर पर जो है तो ये इस ऑक्सीजन को अपने बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। अगर ये PpO2 अगर 30% है तो उस दौरान जो है तो 50% ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे 100% ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा इस PpO2 पर। और अगर 30 है, 30 mmHg, तो इस पर 100 होगा, इस पर 50% होगा नियर अबाउट। ठीक है। अगर कम होगा तो इट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन अपने बॉडी को कितना सप्लाई होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि इतना है 100% सप्लाई होगा, ये है तो 50% होगा, उससे लो होगा तो उससे कम होता रहेगा। वो फिर मुख्तलिफ डिसीज़ के अंदर वो आएगी। लास्ट में जब इसके डिसऑर्डर्स होगी उसमें अपन उसको इंशाल्लाह पढ़ेगी। ठीक है। अब ये होता कैसे है? यहाँ जो यानी ये ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, ये जिसको हम PpO2 कह रहे हैं, और इसका इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना, मतलब इसका खून में सैचुरेशन यानी उसकी मिकदार, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन,
उसको जो है यानी एक कर्व के ज़रिए, सिग्माइड कर्व के ज़रिए बताया जाता है, यानी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को। जैसे ये PPO यहाँ 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है। यहाँ ये ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है ये यहाँ 20 है, 40 है, 60 है, 80 है और 100 है। तो जब ये 100% यहाँ होगा, इसको ये चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए आप। ये कर्व एक आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको आपने देखना और उस तरह से उसको बनाना जो बुक्स में का होगा। यहाँ से इस तरह से ये सिग्माइड कर्व होगा, ये 100% में, ये 100% यहाँ तक। यहाँ ये जो सिग्माइड कर्व है, ये सिग्माइड कर्व्स के अंदर जैसे नियर अबाउट 40, क्योंकि अपन ने 30% को देखे है, तो यहाँ पर ये 50% वाला ये एक लाइन बनवा लीजिए। इस कर्व के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो है परसेंटेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इस पर बहुत कुछ असर करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जितना इस खून में होगा उसके एतबार से जो है तो ऑक्सीजन वहाँ पर इस्तेमाल होता रहा, यानी ऑक्सीजन वहाँ से निकलता गया, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बढ़ता गया। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर टिश्यूज़ या बॉडी के खलियात हो गए। ये वाला पार्ट जो है तो ये लंग्स के हवा के बैग्स या अलवेला हो गए, ठीक है, ये अलवेला ऑफ लंग्स, ठीक है, ये टिश्यूज़ बॉडी टिश्यूज़ हो गए। अब यहाँ दोनों भी जगह जो इस कर्व के अंदर जो परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज में जो है तो यहाँ इस जगह ये CO2 का परसेंटेज नॉर्मल होगा, यहाँ इस जगह ये जो CO2 का परसेंटेज है यानी यहाँ इस नीचे की तरफ यहाँ ये लो होगा और इस जगह ये हाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये हाई होगा, ये लंग्स के ज़रिए इसको बाहर खारिज कर दिया जाएगा। इसके उलट यहाँ पर ये खारिज होने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पर हाई परसेंटेज होगा खलिए के अंदर, तो वो उसके वाइस वर्सा होगा। तो यहाँ पर जो है CO2 का परसेंटेज अगर लो है तो ये इस जगह यानी इस सिग्माइड कर्व के ज़रिए अपन ये बता सकते हैं कि यहाँ जो है ये जो pH है ये pH हाई होगा और यहाँ ये pH नॉर्मल होगा, यहाँ pH खून का ये जो है तो लो होगा, कम होगा। अब इस तरह से ये जो कर्व है, इस कर्व से इस बात का हमको पता चल रहा है कि जो कर्व का जो कॉन्सेंट्रेशन CO2 का जो है, इस CO2 के कॉन्सेंट्रेशन के एतबार से ये कर्व बदलते जाता है, चेंज होते जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी उसका इसमें जो मिकदार है उसके ऊपर ये कर्व डिपेंड है। एक कर्व आपके सामने यानी एक डायग्रामेटिक डायग्राम जो है बुक्स में बनी वो आपके सामने आ जाएगी, उसको आप देख लीजिए और वो डायग्राम्स के ऊपर से ये इस कर्व को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ आपको ये कर्व मुख्तसर इसके अंदर मैंने आपको बताया हूँ कि कैसे ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, उसके ऊपर से ये कर्व कैसे बदलता गया। और इसे जो है ये बोहर्स, एक इस साइंटिस्ट का नाम है, इसने इसे बताया, तो इसको बोहर्स इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए ये जो सिग्माइड कर्व है या ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इस कर्व को कैसे बदलता है, इस पर कैसे इफ़ेक्ट होता है, ये बोहर्स ने बताया, इसलिए इसको बोहर्स इफ़ेक्ट भी कहते हैं। बोहर्स इफ़ेक्ट की वजह से ये जो है तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है तो ये बदलते जाता है। दूसरी चीज़, एक हेल्डन साइंटिस्ट है, इसने बताया, उसको एल्डन इफ़ेक्ट बोला जाता है। जैसे ये बोहर्स ने बताया कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी मिकदार जिस तरह से चेंज होती जाएगी, ये जो कर्व है ये बदलता जाएगा या उसके बुनियाद पर ये कर्व बनेगा। वैसे ही ये हेल्डन का ये कहना है कि ऑक्सीजन जब इसके साथ
हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील हो जाएगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब यहाँ आएगा ये बॉडी सेल के अंदर टिश्यूज़ में, तो ये ब्लड का, ये खून का, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब खून में होगा, मतलब ऑक्सीजन होगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उस दौरान खून का जो पीएच है कम होगा और खून एसिडिक बनेगा। और खून जब एसिडिक बनेगा उसका पीएच कम होने से, क्योंकि हमको पता है कि 7 ये या 7.5 और 6.5 के दरमियान ये न्यूट्रल होगा, इसके नीचे जो है तो एसिडिक होगा और इसके ऊपर जो होगा तो ये बेसिक या असासी होगा। तो जब इसका पीएच कम होगा, क्यों पीएच कम होगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन होने की वजह से इसका पीएच कम होगा, और ये पीएच कम होगा तो फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो इधर ट्रांसफ़र होगा, ऑक्सीजन जो है तो टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र होगा। ये जो इफेक्ट है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कैसे हो रहा है, क्यों ये पीएच कम होने की वजह से हो रहा है, ये चीज़ को जब बताई हेल्डन ने तो इसको हेल्डन इफेक्ट कहा जाता है। यानी दोनों ने दो अलग अलग चीज़ें बताई है उसी से रिलेटेड। एक ने ये कहा कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर ये जो कर्व बनता है जिसको अपन सिग्माइड कर्व कह रहे हैं, इसकी बुनियाद ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, यानी यहाँ लो रहेगा, यहाँ नॉर्मल रहेगा, यहाँ हाई रहेगा। वैसे ये हेल्डन के मुताबिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है तो इसके पीएच को कम करेगा, किसके पीएच को? खून के, और खून के पीएच को कम करेगा, जिसकी वजह से जो है तो ये खून का जो पीएच कम होगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 यहाँ लो होगा, जहाँ इधर बढ़ता जाएगा उस एतबार से उसका चेंज आता रहेगा, और इससे हेल्डन इफेक्ट कहा गया, और पहले वाले को बोहर्स इफेक्ट कहा गया। ये दोनों इफेक्ट्स जो है इस कर्व के अंदर हमको नज़र आते हैं, उसके ज़रिए बताया गया है। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मतलब कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये हमने इसको मतलब समझने की कोशिश की है कि 3% जो ऑक्सीजन है ये प्लाज्मा के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, 97% ये RBCs के ज़रिए होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, उसमें 4 Fe पॉजिटिव आयंस हैं, और ये जो है ये इस तरह से रिएक्ट होकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील होगा। और ये सब कुछ कैसे होता है ये इस एक कर्व के ज़रिए अब बताया गया है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल ये PPO2 का होगा, यानी ये इसके परसेंटेज का होगा या इसके पार्शियल प्रेशर का होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि जैसे वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा यकीनन उसके एतबार से पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना उसका जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन उतने हिसाब से ज़्यादा होगा, जितना कम होगा उसके हिसाब से वो कम होता रहेगा। यहाँ ये जो कर्व है इसको आप बना लेना। और नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में आपको याद रखना है कि ये किस तरह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में 3 तरह से ये होता है। प्लाज्मा के ज़रिए जो 7% होगा, दूसरा बाइकार्बोनेट के ज़रिए जो एक बहुत बड़ी मिकदार होगी 70% होगा, तीसरा RBCs के ज़रिए या हीमोग्लोबिन के ज़रिए कह सकते हैं इसको, जो 23% होगा। ठीक है, अब इसमें जो प्लाज्मा है इसके ज़रिए जो 7% यानी 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, हमने अभी पढ़े ये ऑक्सीजन जो है इस सेल के अंदर, खलियात के अंदर यहाँ दाखिल होगा, और यहाँ इसकी रिएक्ट होगी सेलुलर रेस्पिरेशन में C6H12O6 के साथ, और ये इसको तैयार करेगा 6CO2 को और ये H2O को, और यहाँ पर 686 किलो कैलोरी ये तवानाई हासिल होगी जो ATP बनाएगी। तो इसे जो है हमको ये देखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है इसे दोबारा से खून के ज़रिए लंग्स के अंदर लाया जाएगा, फेफड़ों के अंदर लाया जाएगा, इसे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। तो प्लाज्मा के ज़रिए यानी प्लाज्मा से जो इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो सिर्फ 7% होगा। 7% प्लाज्मा जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा जो डिज़ोल्व फॉर्म में होगा। हमको पता है कि ये प्लाज्मा में पानी मौजूद है, इस पानी के साथ ये CO2 रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में, और
ये H2CO3 बाद में जब यहाँ लंग्स के अंदर आ जाएगा तब जो है तो ये इस तरह से तब्दील हो जाएगा H2O + CO2 और इससे जो है तो इवाल्व किया जाएगा। तो ये जो है ये प्लाज्मा में होने वाला यानी 7% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट फिर बाइकार्बोनेट के ज़रिए, बाइकार्बोनेट के ज़रिए जो होता है उसमें ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जो है, एक्चुअल में ये आरबीसी में होता है लेकिन इसमें प्लाज्मा के ज़रिए इसको यहाँ पर यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है तो आरबीसी में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसकी एक वजह है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि इस आरबीसीज में जो है तो आरबीसीज में एक एंजाइम है, आरबीसीज के अंदर एक खामेरा है और उसको जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहा जाता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस आरबीसीज में है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस आरबीसीज में होने की वजह से ये जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद इसके अंदर वो आरबीसीज में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अरे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज पहले उसको H2CO3 में तब्दील करेगा, बाद में यानी बाइकार्बोनेट में तब्दील करेगा और बाइकार्बोनेट में तब्दील होने के बाद में जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। तो ये सब कैसे होता है, इस बाइकार्बोनेट के ज़रिए कैसे होता है ये हमको देखना है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होगा, जैसे ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट हुआ था वैसे, और वो जो है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। तो पहले हम ये जो है ये प्लाज्मा के ज़रिए होने वाला, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाइकार्बोनेट के ज़रिए जो होता है उससे थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। बाइकार्बोनेट के ज़रिए जो होता है वो मैंने अभी कहा कि 70% नियर अबाउट इसको यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाइकार्बोनेट के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये कैसे होता है, किस तरह से इसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले मैंने अभी कहा था आपको कि पहले ये प्लाज्मा इसको लेगा, ये इसमें H2O है, इसके साथ ये CO2 रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये रिएक्ट करने के बाद H2CO3 में ये तब्दील हो जाएगा, ये प्लाज्मा में हुआ। प्लाज्मा में ये होने के बाद फिर ये प्लाज्मा का H2CO3 जो है तो इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा आरबीसीज के अंदर, और ये आरबीसीज में ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो है, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज इसको जो है तो कार्बोनिक एसिड में तब्दील करेगा, या फिर इसको जो तब्दील करेगा वो CO2 और H2O में तब्दील करेगा पहले, और फिर ये CO2 और H2 में का ये जो CO है ये सोडियम पोटेशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह फॉर्म होगा और वो जो है तो उसके ज़रिए उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बाइकार्बोनेट के ज़रिए 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कार्बोनिक अनहाइड्रेट का होता है। जब ये प्लाज्मा में यहाँ से रिएक्ट होगा H2CO3 के साथ, H2CO3 के साथ रिएक्ट होने के बाद फिर ये कन्वर्ट होगा CO2 और H2O में। जब ये कन्वर्ट होगा तो उसके बाद जब यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट या आरबीसीज के अंदर यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये H पॉजिटिव आयन यानी इसमें का H पॉजिटिव आयन निकाल लीजिए और ये HCO3 इस तरह से ये पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये होने के बाद यहाँ पर क्लोराइड आयन्स इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे, क्योंकि इसका H पॉजिटिव आयन का परसेंटेज यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ ये अलग होने से तो ये क्लोराइड आयन जो है तो शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये आरबीसीज के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, और आरबीसीज के अंदर इसका शिफ्ट होना क्लोराइड शिफ्टिंग क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्टिंग कहलाता है, या इसी को एक साइंसदान के नाम से हम्बर्गर शिफ्टिंग ऐसा भी इसको उसके नाम से पहचाना जाता है। तो आप अभी फ़िलहाल इसको याद रखिए कि क्लोराइड शिफ्टिंग हुआ। क्लोराइड शिफ्टिंग होने से ये जो आयोनिक इक्विलिब्रिया ये आयंस का जो है तवाज़ुन बरकरार रखा जाएगा। फिर ये जो है ये सोडियम या पोटेशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट
KHCO3 इसमें तब्दील हो जाएगा। और ये NaCO3 KHCO3 इस शक्ल में जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, और ये ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर उसे अपने फेफड़ों के अंदर खून से अलग किया जाएगा और जिसमें से बाहर उसको खारिज किया जाए। तो दूसरा जो है बाइकार्बोनेट के ज़रिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 70% कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। पहले ये प्लाज्मा में आएगा, प्लाज्मा में उसके साथ ये H2O रिएक्ट होगा, H2CO3 बनेगा, फिर ये कार्बोनिक अनहाइड्रेट जो है उसको इसमें तब्दील करेगा, H पॉजिटिव यानी HCO3 में। क्योंकि ये कार्बोनिक अनहाइड्रेट सिर्फ कहाँ पर पाया गया है, आरबीसीज में, इसलिए 70% अमल इस सेल के अंदर होगा। फिर ये रिएक्ट करेगा सोडियम पोटेशियम, इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट में तब्दील होगा और इस शक्ल में इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ऑक्सीजन होता है वैसे ये हीमोग्लोबिन इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा HbCO2 इस शक्ल में, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वहाँ पे अपने Hb4O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा था, यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में जो है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तसर इसको समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर ये इंटरनल रेस्पिरेशन पूछा जाता है तो क्योंकि अपने एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ये दोनों लिखना और इतने सारे रिएक्शंस बहुत काफ़ी हो जाता है। वैसे तो एक भी इसमें का जो है तो 4 मार्क्स के एतबार से होता। तो चलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 ये यहाँ ख़त्म हुआ है। इस मैकेनिज़्म का आखिरी हिस्सा जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाते वक्त ये कहा था, बताया था कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल ग्लूकोज के तोड़ने में होगा, तकसीदी अमल जिसे हम कहेंगे, ऑक्सीडेशन जिसे कहेंगे। अब ये जो ग्लूकोज के तोड़ने का अमल हो रहा है, इसमें अभी एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा था कि इसका C6H12O6 ये केमिकल फार्मूला, इसके साथ 6O2 ये रिएक्ट होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट हो रहा है इसलिए, और 6CO2 प्लस 6H2O और 686 किलो कैलोरी तवानाई तैयार होगी। ठीक है, अब ये जो किलो कैलोरी तवानाई 686 तैयार हो रही है, यहाँ पर हमने देखी कि ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो खारिज किया जा रहा है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 अमल या 2 हिस्सों में वो पूरा होता है। एक को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तकसीदी अमल, यानी ये जो रिएक्शन है, ये जो अमल हो रहा है इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे या इसको जो है तो तकसीदी अमल कहेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार हो रहा, और जो तवानाई हासिल हो रही इसमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये 686 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होगी। अब इस तवानाई का जो इस्तेमाल है वो तवानाई का इस्तेमाल, क्योंकि हम जब इस रिएक्शन को लिखते हैं तो ये 38 ATP हासिल होती है, कहते हैं ये 38 ATP इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये 686 किलो कैलोरी तवानाई को हासिल करते हैं, मतलब वो देते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब। तो ये जो ATP तैयार हो गया तो इसका दूसरा रिएक्शन उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। किसी भी ग्रुप के साथ, किसी कीमिया मादे के साथ जब फॉस्फेट ऐड होता है तो उस अमल को फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर ADP होगा ऑलरेडी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, ये डाई ADP, इसके साथ एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। और ऐड करने के लिए क्यों ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास ये तवानाई है, ये तवानाई इसको ऐड करने में इस्तेमाल होगी। तो अगर एक ऐड होगा तो 7.3 किलो कैलोरी का यूज अप होगा, और ये 7.3 किलो कैलोरी एक ATP को तैयार करने में इस्तेमाल होगी। और ये ADP जो है तो फिर यहाँ तब्दील हो जाएगा ATP में, यानी एडिनोसिन डाई था या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तब्दील हो जाएगा, और इस अमल को हम कह रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये 2 चीज़ें होगी, पहले ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, 686 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होगी। ये तवानाई ATP को बनाने में इस्तेमाल होगी, उससे हमने फॉस्फोराइलेशन कहा है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ये जो टॉपिक था, ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने आज देखे। इसके पहले के लेक्चर में यानी कल जो हमने पढ़ा था उसमें ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बैरूनी अमल तनफ़ुज़ वो कैसे होता है, वो 2 चीज़ों को पढ़े थे। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला
नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो इसके बाद वाला जो रेस्पिरेशन पे कंट्रोलिंग कैसे होता है, इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है, वो सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।